जय मां सरस्वती, आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी, एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो साथियों यूट्यूब पर लिखिएगा एचपीएस एजुटेक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भाइयों, जीके एंड जीएस, चाहे इंडियन जीके हो चाहे राजस्थान जीके, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा मेरा विद्यार्थी चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ना चाहे, इस चैनल पर आकर के विस्तृत तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ सकता है। फिलहाल हिस्ट्री की क्लासेज चल रही है, समय अभाव के कारण जितना समय मिल रहा है आपका हेल्प करने की प्रयास कर रहा हूं। मेरे भाइयों, आप इतनी हेल्प कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू। कम टू द पॉइंट। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री चल रही थी। आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, हनुमान सोनी 2505 पर। और साथियों, फेसबुक पेज एचपीएस एजुटेक सोनी सर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे मेरे भाइयों, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। कल हुआ था खिलजी वंश, आज तीसरा वंश है तुगलक वंश। और यह वंश दोस्तों रहता है 1320 से लेकर के 1414 तक का शासनकाल है। मुख्य रूप से इसमें 3 शासक होते हैं। साथियों, आपको पहले बता देता हूं कालक्रम, ध्यान रखना। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक है, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक दूसरा होता है मेरे, इसका शासन काल दोस्तों 1320 से लेकर के 1325 तक है, ध्यान रखना। दूसरा जो है मेरे भाइयों मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन या मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दूसरा शासक है। और इसका शासन काल जो है साथियों वो ध्यान रखिएगा 1325 से 1351 तक है, 1325 से 1351, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में साथियों हमारा शासक बनता है जो बिल्कुल 1300 गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25, फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिर फिरोज तुगलक। दोस्तों ध्यान रखना, फिरोज तुगलक है। और फिरोज तुगलक का शासनकाल साथियों 1351 से लेकर के ध्यान रहे 1388 तक होता है। और उसके बाद में साथियों एक शासक आता है जिसका जो अंतिम शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद, ध्यान रखना, नासिरुद्दीन महमूद होता है, ध्यान रखना वो शासक दोस्तों। और अंतिम शासक माना जाता है ये नासिरुद्दीन महमूद, ध्यान रखना। इसका शासनकाल 1388 के बाद 1414 तक होता है। फिर सैयद वंश की स्थापना हो जाती है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है और सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। तो अपन साथियों गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात कर रहा हूं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है मेरे साथियों, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1325 तक शासनकाल होता है। गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके सितंबर 1320 में, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की नींव डालता है। साथियों, यह एक ऐसा शासक है तुगलक जिसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। साथियों, इसके समय में ध्यान रहे निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया इनके समय में रहे हैं। हालांकि निजामुद्दीन औलिया ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन इनके समय में साथियों निजामुद्दीन औलिया जब ये बंगाल अभियान पर निकले थे और बंगाल अभियान से विजय करके लौट रहे थे, याद रखना, बंगाल अभियान से विजय करके लौट रहे थे, तो इनका पुत्र था साथियों मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम था जूना खां या जोना खां, याद रखना, उसी का वास्तविक नाम था साथियों जोना खां। उसने, किसने, इस जोना खां ने अफगानपुर एक जगह थी साथियों दिल्ली के निकट, अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया। किसका महल बनवाया, लकड़ी का महल था साथियों, स्वागत के रूप में बनवाया था। और यह महल धराशायी हो गया दोस्तों रात को, और इनकी हत्या हो गई थी। किसकी, इनकी साथियों हत्या हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। याद रखना मेरे साथियों, निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में थोड़ा विवाद हो जाता है, जिसके कारण ही गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को चैलेंज किया। दिल्ली चलने पर बात करेंगे। तो साथियों
निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर छे, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। अगली बात करूं दोस्तों तो गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुस्तान में सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण करना शुरू किया था। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जो सेना थी उस सेना में दोस्तों केवल इस्लाम ही नहीं, गिज, तुर्क, राजपूत वगैरह सभी दोस्तों सेना इसमें शामिल थी गयासुद्दीन तुगलक के समय में। यह थोड़ा ध्यान आपको रखना है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में उसका उत्तराधिकारी आता है साथियों मोहम्मद बिन तुगलक। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में याद रखना मेरे साथियों, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम पर एक शहर बसाया दिल्ली के पास में जिसका नाम था तुगलकाबाद। वो भी आप थोड़ा ध्यान रखना है। तुगलकाबाद जो शहर है वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। यह बातें थी साथियों गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब अपन बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं उसको, कहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक लिखा हुआ मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है मेरे भाइयों यह सर्वाधिक शासन भी करता है, प्रसिद्ध राजा भी माना जाता है, लेकिन याद रखना कुछ कमियों के कारण इसको साथियों कहने का मतलब कुछ लोग इसे हंसी मजाक में ले लेते थे। ऐसा शासक था जिसने कुछ का ऐसी बातें कर दी थी। मैं आपको बता रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जोना खां। याद रखना जोना खां था वास्तविक नाम, और इसी जोना खां के नाम पर दोस्तों आगे चल करके जौनपुर शहर की स्थापना करता है। इसी का मैं आपको बताऊं जो है चचेरा भाई फिरोज तुगलक जो आगे बनेगा वो जौनपुर शहर की स्थापना करता है। याद रखना मेरे साथियों मोहम्मद बिन तुगलक का जो गुरु था उसका नाम था मौलाना गयासुद्दीन। मौलाना गयासुद्दीन, यह ध्यान रखना मौलाना गयासुद्दीन इनके गुरु का नाम था। वो गयासुद्दीन तुगलक नहीं, मौलाना कहते हैं दोस्तों शिक्षक को, वो शिक्षक गयासुद्दीन था इसका। याद रखना दिल्ली सल्तनत काल में सबसे शिक्षित, सबसे योग्य और सबसे विद्वान कोई शासक पूछ ले तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान, योग्य और शिक्षित था। इसी ने दोस्तों सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में 1346 में, याद रखना मेरे साथियों, मकतब व मदरसे की स्थापना की। मकतब दोस्तों प्राथमिक विद्यालय को कहते थे सल्तनत काल में, और मदरसे की स्थापना की थी। इसी समय से पहला मदरसा स्थापित होता है साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के समय, क्योंकि एक शिक्षित विद्वान था और शिक्षित होने के कारण ही दोस्तों यह हिंदू धर्म को भी महत्व देता था। एकमात्र शासक है साथियों दिल्ली सल्तनत का जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता और हिंदुओं के साथ में होली खेलता था। ऐसा शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन साथियों कुछ ऐसे कारनामे किए इसने जिसके कारण कुछ लोग इसे अयोग्य शासक की मतलब संज्ञा दे रहे हैं, जबकि ये योग्य माना गया। ध्यान रखना इसके क्या कार्य हुए। पहली बात दोस्तों सुनिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहला काम इसने किया, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करके मुद्रा बढ़ा दी दोस्तों, कर वृद्धि कर दी। यह पहला काम इसने किया, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। दूसरा काम दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, पहली योजना यही थी उसकी साथियों। फिर दूसरा खुरासान और कारचिल पर आक्रमण किया। खुरासान व कारचिल पर क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण किया खुरासान व कारचिल पर। यह भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही योजना थी साथियों। तीसरी बात इसके समय में दोस्तों कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई की लिए शुरुआत की थी, कुओं के बारे सिंचाई के लिए नहर व कुएं की शुरुआत की, इसने आगे बढ़ाया। और दोस्तों दीवान एक कोही के नाम से एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। याद रखना कृषि विभाग की स्थापना किसने की साथियों, दीवान एक कोही के नाम से इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चौथी बात दोस्तों इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया। दिल्ली से राजधानी कहां लेकर गया, दिल्ली से राजधानी
राजधानी जो है देवगिरी लेकर गया साथियों। देवगिरी दक्षिण में पड़ता है, देवगिरी लेकर गया। देवगिरी का नाम रख दिया दौलताबाद। क्या रख दिया मेरे भाइयों? दौलताबाद रख दिया। इसको भी आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों दक्षिण से शासन कर नहीं पाया, तो पहले राजधानी देवगिरी लेकर गया, फिर वापस दौलताबाद से कहां लेकर आया? दिल्ली लेकर आया मेरे साथियों। पांचवा काम इसने क्या किया? इसने साथियों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ध्यान रखना। सांकेतिक मुद्रा चलाई और साथियों चमड़े के सिक्के चलाने शुरू कर दिए। चमड़े के सिक्कों का प्रचलन कर दिया। सबसे पहले ध्यान रखें, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई साथियों। इस कारण तो इन सभी बातों के कारण इनका शासनकाल थोड़ा कह सकते हैं अव्यवस्थित हो गया था साथियों, जिसके कारण कुछ लोग इनको अलग अलग उपाधियों से नवाजते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो कुछ लोग इन सभी बातों के कारण ही साथियों कुछ लोग इसको कहते हैं अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण किसको कहते हैं मेरे भाइयों? विस्मयकारी मिश्रण किसको कहते हैं? इसी अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। पहली बात हुई है। इसी को दोस्तों परोपकारी भी कहते हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था साथियों, तो इसके अंदर दया का भाव था। भले ही इस्लाम था, लेकिन दया का भाव था, लोगों के प्रति ईमानदारी पूर्ण दया की भावना रखता था, इसलिए लोगों को परोपकारी की बात इसने कहते थे। तीसरा दोस्तों, पता नहीं कैसे कह रहे हैं, लेकिन इसको रक्त पिपासु की संज्ञा भी दी गई थी। रक्त पिपासु कहा गया साथियों। और चौथी बात मैं बता दूं, बदायूनी एक इतिहासकार होते हैं मेरे साथियों। कब? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में बदायूनी इसके बारे में एक बात लिखता है। याद रखना साथियों, अब कैसे लिखता, कब लिखता, बता रहा हूं आपको। मोहम्मद बिन तुगलक अपने जीवन के अंतिम समय में गुजरात पर आक्रमण करता है, गुजरात विजय करता है। और गुजरात विजय के समय सिंध पर तुग्गी जाति, एक जाति है दोस्तों तुग्गी जाति का विद्रोह हो जाता है। तो उस तुग्गी जाति या तागी जाति का विद्रोह दबाने के लिए जाता है दोस्तों अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक के साथ में, वहां पर जाता है। जब जाता है साथियों, तो वहां पर सिंध के पास में एक स्थान है ठट्टा। उस ठट्टा के पास में बीमार पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु कहां पर होती है? ठट्टा में होती है साथियों, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठट्टा में होती है, ध्यान रखना। जब इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के समय दोस्तों बदायूनी ने कहा था, क्या कहा था? कि सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा। रिपीट कर रहा हूं कि सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह बातें कही थी साथियों बदायूनी ने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और क्या कुछ खास किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने साथियों, याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में, याद रखना, एक यात्री जो अपन कहते हैं दोस्तों विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था। कौन आया मेरे साथियों? इब्न बतूता आया था इसके शासनकाल में, जिसने अपने यात्रा वृत्तांत का एक ग्रंथ लिखा था और उसका नाम है किताब उल रेहला। क्या नाम है मेरे भाइयों? किताब उल रेहला नाम है। किताब उल रेहला लिखा था दोस्तों, याद रखना। किताब उल रेहला ग्रंथ किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा था। याद रखना, इस इब्न बतूता को साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त किया। काजी के पद पर नियुक्त किया और चीन भेजा दोस्तों, ध्यान रखना। काजी का पद दिया था इस इब्न बतूता को, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1333 की बात है साथियों। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। 1336 में, ध्यान रखना दोस्तों, 1336 में क्या हुआ? सॉरी साथियों, 1335 में क्या हुआ था? देखो पहले जब 1325-26 में दोस्तों ये शासक बना, तो राजधानी को देवगिरी लेकर गया, दक्षिणी भारत में दोस्तों महाराष्ट्र के पास में। जब 1335 में राजधानी वापस ला रहा है, तो अव्यवस्था का फायदा उठा करके साथियों 1336 में हरिहर
और बुक्का, हरिहर और बुक्का दो व्यक्ति थे साथियों। इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसे अपन कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। याद रखना मेरे साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में होती है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। याद रखना इस चीज को दोस्तों। दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश में एक अभिलेख है राजमुंद्री का अभिलेख। राजमुंद्री के अभिलेख में ध्यान रखना, इसे दोस्तों क्या कहा गया है, दया का खान कहा गया है। ध्यान रखना, दया की खान ऐसे शब्द के लिए प्रयोग किया है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। राजमुंद्री अभिलेख में इसकी जानकारी मिल रही है। तो यह बातें थी मेरे साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इतनी बातें आपको याद रहनी ही चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक कहां था, क्या किया था, इस सभी बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अब मैं बात करूंगा साथियों तीसरा सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, ध्यान रखना, फिरोज तुगलक साथियों जब मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा में मृत्यु होती है तो वहीं पर साथ में था, इसलिए फिरोज तो इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों, इसने शाह की उपाधि धारण की थी। तो इसका पूरा नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसने शाह की उपाधि धारण की थी। याद रखना मेरे साथियों, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक पहले तो ठट्टा में हुआ, फिर वापस दिल्ली में आने के बाद दिल्ली में इसका राज्याभिषेक और किया गया। 1351 से लेकर के 1388 तक ये दोस्तों शासन करता है। याद रखना फिरोज तुगलक जो है एक प्रसिद्ध राजा हुआ साथियों, इसलिए दो अंग्रेज इतिहासकार थे जिनका नाम था हेनरी इलियट। ध्यान रखना, हेनरी इलियट वे एल फिस्टन, इन दोनों ने साथियों क्या कहा, इस फिरोज शाह तुगलक को कहा कि यह तो सल्तनत काल का अकबर है। सवाल पूछा जा सकता है सल्तनत काल का अकबर किसको कहा गया, इसी फिरोज तुगलक को कहा गया। कहने वाला कौन था, हेनरी इलियट व एल फिस्टन ने कहा था साथियों। आगे चलते हैं, ध्यान रखना फिरोज तुगलक ने साथियों, फिरोज तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारे भारत में पहली बार सल्तनत काल के दौरान दो मंदिरों को ध्वस्त करवाया, 1360 में और 1361 में। 1360 में दोस्तों जगन्नाथपुरी का मंदिर जो उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी का मंदिर, रथ यात्रा जहां से निकलती है ना, जगन्नाथपुरी का मंदिर दोस्तों ध्वस्त करवाया 1360 में। और 1361 में दोस्तों नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर, नगरकोट का ज्वालामुखी जो मंदिर है वो दोस्तों नष्ट करवाया 1361 में इस हमारे फिरोज तुगलक ने। लेकिन राजस्थान के इतिहास में जब बात करें मेरे भाइयों तो ध्यान रखना, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है, उस गोगा जी के मंदिर को ध्यान रखना बताया जाता कि फिरोज तुगलक ने निर्माण करवाया था। यह बात आप थोड़ी ध्यान रखें। फिरोज तुगलक दोस्तों एक कट्टर इस्लामिक था, यह बात भी आप थोड़ा ध्यान रखें, जिससे पता चलता है क्योंकि मंदिरों को वगैरह ध्वस्त करवाया। इसके देखो आपको सवाल पूछ ले सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुए, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को दोस्तों विफल किया था, यह बात ध्यान रखना। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी होता है, फिरोज तुगलक के समय होते हैं, लेकिन कब होते हैं साथियों, फिरोज तुगलक ने क्या किया, 24 प्रकार के जो कर थे उस कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और दोस्तों 5 नए कर चलाए, जिसमें पहला कर था दोस्तों खेराज या खराज, दूसरा खम्स और तीसरा साथियों था जजिया और चौथा जकात। याद रखना मेरे साथियों, जजिया कर हिंदुओं पर लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जकात मुसलमानों से वसूला जाता था। जब बात आ गई है जजिया की तो मैं आपके सामने एक थोड़ी सी जजिया कर के बारे में रख रहा हूं, सुनिएगा मेरे साथियों ध्यान से। जजिया कर क्या था भाइयों, जजिया कर हिंदुओं पर लिया जाने वाला इस्लाम के द्वारा एक धार्मिक कर था जो हिंदुओं से जबरन वसूल करते थे। ध्यान रखना, इस जजिया कर को भारत में सबसे पहले लगाया किसने, 712 में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया 712 में। लेकिन उसने हिंदुओं पर कर तो लगाया लेकिन ब्राह्मणों को क्या रखा, मुक्त रखा। याद रखना उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया, पहली बार
सवाल पूछे भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, लेकिन ब्राह्मणों को मुक्त रखा। फिर दूसरी बार यही फिरोज तुगलक, जो अभी पढ़ रहे हैं ना साथियों, फिरोज तुगलक ने साथियों क्या किया? फिरोज तुगलक ने जजिया कर पुनः लगाया भारत में, और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा था, तो दूसरी बार जजिया कर लगाया ब्राह्मणों सहित फिरोज तुगलक ने। आगे चलकर दोस्तों 1564 में अकबर इसको क्या करता है? समाप्त कर देता है। जजिया कर को 1564 में अकबर ने समाप्त किया था, याद रखना आप ये साथियों। 1564 में अकबर समाप्त करता है, लेकिन मुगल काल में औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक है साथियों, जिसने 1679 में औरंगजेब ने क्या कर दिया? पुनः लगा दिया इस कर को। और आप जब दोस्तों औरंगजेब के बारे में पढ़ते हो तो मेवाड़ के राणा राज सिंह ने जजिया कर के विरोध में क्या किया था? विद्रोह किया था साथियों औरंगजेब के विरुद्ध में। तो ये थोड़ी जजिया कर वाली बातें भी ध्यान रखना। और पांचवा जो कर था साथियों इसके लिए, वो सिंचाई कर था। क्या नाम था? सिंचाई कर था, जो उपज का 10वां भाग होता था। ये आप बातें ध्यान रखें। ये थी फिरोज तुगलक के बारे में और बातें। आगे चलकर देखते हैं और क्या खास था फिरोज तुगलक। तो देखिए साथियों, फिरोज तुगलक के बारे में और बातें जिक्र करें। पहली बात, फिरोज तुगलक के समय साथियों दास सबसे ज्यादा थी। आपको सवाल पूछे कि गुलामों की संख्या सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में थी? तो इसी के शासनकाल में थी। इसीलिए इसने एक दोस्तों विभाग बनाया, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, याद रखना साथियों, अपन सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था को अलग से नहीं पढ़ेंगे, साथ ही में बात करेंगे। दीवान ए बंदगान क्या था? यह गुलामों के लिए एक विभाग था दोस्तों, इसका गठन किया। दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, दीवान ए खैरात। यह क्या है साथियों? ध्यान रखना, दीवान ए खैरात यह ऐसा विभाग था मेरे साथियों जिसमें अनाथ बच्चों, बालिकाओं, विधवा महिलाओं, बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी, रोजगार की व्यवस्था की गई थी। उसे कहा गया दीवान ए खैरात। यह ध्यान रखें। तीसरा साथियों और क्या किया? तो फिरोज तुगलक ने 300 नए नगर का निर्माण किया। 300 नए नगर बसाए साथियों फिरोज तुगलक ने, जिनमें प्रमुख मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फिरोजाबाद सबसे प्रसिद्ध नगर था। फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर कहते हैं साथियों, ध्यान रखना। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, याद रखना मेरे भाइयों, फतेहाबाद, हिसार यह भी इसी का था, फतेहगढ़। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट यह ध्यान रखना, जौनपुर। यह जौनपुर जो है ना, जौना खां के नाम पर किसने बसाया था? इसी ने बसाया था दोस्तों, ये हमारे फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक मेरे भाइयों मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्यों? एक बात आपको मैं सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिरोज तुगलक दोस्तों हमारे गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था रज्जब, उस रज्जब का पुत्र था। और बताया जाता है कि उसकी मां जो थी उसका नाम था बीबी जेला। ढंग से सुनना, बीबी जेला। और यह साथियों एक राजपूत सरदार की पुत्री थी। बताया जाता है कि उस राजपूत सरदार का नाम था रणमल। अब ये इतना जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है रणमल कौन सा था, लेकिन राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। तो अपन इस आधार पर पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब दिल्ली सल्तनत के समय ही वैवाहिक संबंध हिंदुओं के इस्लाम के साथ में हो गए थे, ऐसे पता लगा सकते हैं। बताया जाता है कि फिरोज तुगलक की मां बीबी जेला राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी, और यह इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। यह बातें आप थोड़ी ध्यान रखें। तो जौनपुर शहर इसी ने बसाया है। आगे बात कर रहा हूं दोस्तों, इसने दोस्तों सिंचाई और कृषि के विकास को आगे बढ़ाया, और दोस्तों 1200 बाग लगाए, 1200 बागों का निर्माण करवाया। यह ध्यान रखना, उद्यान वाले बाग की बात कर रहा हूं मेरे साथियों। 1200 बाग या उद्यान लगाए थे इसी हमारे फिरोज तुगलक ने। और याद रखना, फिरोज तुगलक ने दोस्तों 5 बड़ी सिंचाई वाली नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई वाली नहरों का निर्माण करवाया था। तो ऐसा था हमारा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी दोस्तों, ध्यान रखना, फतुहाते फिरोजशाही, फतुहाते फिरोजशाही नाम से लिखी थी। फतुहाते फिरोजशाही नाम से स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी। यह था हमारा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद में दोस्तों उत्तराधिकारी बनता है नासिरुद्दीन महमूद। याद रखना, फिरोज तुगलक की बातें खत्म हो चुकी है। फिरोज तुगलक के बाद में उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद आता है। नासिरुद्दीन महमूद चौथा शासक है साथियों, नासिरुद्दीन महमूद।
नासिरुद्दीन महमूद। और यह साथियों 1388 के बाद में 1414 तक का शासन काल रहता है नासिरुद्दीन महमूद के समय में। ध्यान रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद एक अयोग्य शासक सिद्ध होता है। इसके समय में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। 1398 की बात कर रहा हूं, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ढंग से देखना साथियों, 1398 है तैमूर लंग का आक्रमण। यह एक विदेशी है साथियों, तैमूर लंग, ध्यान रखना, मंगोल साइड से है। 1398 में आक्रमण होता है। इसने हिंदुस्तान में कत्लेआम करवाया साथियों। याद रखना, आप पढ़ रहे होंगे कि तैमूर लंग का ग्रंथ है तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी। और इस तैमूरी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इतना खतरनाक डर व्याप्त हो गया था जनता में कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंदू महिलाओं को तो छोड़ो, मुस्लिम महिलाओं ने भी दोस्तों जोहर किया था। और इसका प्रमाण हमारे राजस्थान के बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में मिलते हैं साथियों। ध्यान रखना कि मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। यही आक्रमण हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के समय, यह थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। बाकी और भी दोस्तों ऐसी घटनाएं घटती रही नासिरुद्दीन महमूद के समय। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस नासिरुद्दीन महमूद के समय जौनपुर इलाका नुसरत शाह के संरक्षण में दोस्तों स्वतंत्र हो गया था। नासिरुद्दीन महमूद के समय ध्यान रखना, जो है ये तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, इसके साथ में एक सेनापति था भाइयों जिसका नाम था खिजर खां। और खिजर खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण करके आगे 1414 में सैयद वंश की नींव डालता है। दिल्ली सल्तनत में दो ही वंश बचे हैं, सैयद वंश और लोधी वंश। कल आपकी दिल्ली सल्तनत समाप्त करवा दी जाएगी और आगे मुगल काल पर बात करेंगे। ईमानदारी के साथ में मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा मेरे भाइयों, आपका विश्वास डिगने नहीं दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।